आज के इस वीडियो में हम समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, मानक विचलन, गुणांक, प्रसरण और प्रसरण गुणांक को बिना लंबी भाग गुणा किए ही बड़ी आसानी से हल करना सीखेंगे। तो यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इन सबको ज्ञात करने में जो भी आपके डाउट हैं वो सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, इन चीजों को ज्ञात करने के लिए दो प्रकार से सवाल हमसे पूछ सकता है। एक तो तब जब आंकड़े हमारे बिखरे हुए होते हैं, जैसे तो इन बिखरे हुए पदों या आंकड़ों से हमसे समांतर माध्य भी पूछा जा सकता है, माध्यिका, बहुलक कुछ भी पूछा जा सकता है। और यही पद जब सारणी में होंगे, जैसे इस सारणी में पद है और बारंबारता है, इस सारणी में वर्ग है और बारंबारता है, मतलब इन चीजों को ज्ञात करने के लिए इन तीनों चीजों में से किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो यदि प्रश्न हमारे पास इस प्रकार से है और ये चीजें ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तब इन्हें ज्ञात करने के लिए दूसरा तरीका है, और जब इस प्रकार से पूछेगा तब दूसरा तरीका है, और जब इस प्रकार से पूछेगा तब दूसरा तरीका है इन चीजों को ज्ञात करने के लिए। तो देखिए, जब आंकड़े बिखरे हुए होते हैं तब समांतर माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वह होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो जो यहाँ पर है पदों का योग, तो इसको हम इंग्लिश में चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स अपान, और जो यहाँ पर है पदों की संख्या तो इसको n से प्रदर्शित करते हैं। तो पदों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7। तो चूंकि ये 7 बार पद हैं इसलिए पदों की संख्या 7 हो जाएगी, अर्थात n की जगह पर 7 रखेंगे और सिग्मा x की जगह पर हमें इन पदों को जोड़ देना होगा, जैसे 14 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 21 प्लस 19 प्लस 25, और इसके बटे में रखेंगे हम, क्योंकि पदों की संख्या 7 है इसलिए बटे में रखेंगे 7। तो अब इन पदों को जोड़ लें। तो इन पदों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 130 और बटे में है 7। अब 7 से हमें 130 में भाग कराना होगा। तो जब 7 से हम 130 में भाग कराएंगे तो 7 दूनी 14 ज्यादा हो जाएगा, तो 7 कम 7। तो चूंकि दशमलव के बाद 2 ही अंक काफी होते हैं इसलिए जो हमारा समांतर माध्य आएगा वह आएगा 18.57। तो समांतर माध्य का आंसर हमारा यह हो जाएगा। तो जब आंकड़े इस प्रकार से बिखरे हुए होंगे तब हमें समांतर माध्य इस प्रकार से ज्ञात करना है। तो अब हम देख लेते हैं कि जब आंकड़े इस प्रकार से बिखरे हुए हों तब माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। तो माध्यिका ज्ञात करने से पहले हमें इन आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में पहले लिखना पड़ेगा। तो आरोही क्रम में सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और अंत में सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, तो वह बन जाता है आरोही क्रम। और अवरोही क्रम में सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर उससे छोटी और अंत में सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, तो इस प्रकार से अवरोही क्रम बन जाता है। तो आरोही या अवरोही किसी भी क्रम में हम इन आंकड़ों को लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसका आरोही क्रम बना लेते हैं। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हमें छोटी संख्या ढूंढनी पड़ेगी जो कि है 14। तो लिखेंगे 14, 14 से बड़ी यहाँ पर है 15, फिर 15 से बड़ी है संख्या 16, फिर 16 से यहाँ संख्या बड़ी है 19। तो इस प्रकार से यह बन गया इसका आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में लिखने के बाद अब हमें इन संख्याओं के पदों की संख्या देखनी है कि सम है या विषम है। तो चूंकि यहाँ पर जो पदों की संख्या है वह है 7, तो यहाँ पर जो n है वह है 7 जो कि है विषम संख्या। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए अगर पदों की संख्या सम है तब दूसरा सूत्र यूज होगा, और यदि पदों की संख्या विषम है तब सूत्र दूसरा यूज होगा। ठीक है, तो वे सूत्र अब यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि मानक विचलन या मानक विचलन गुणांक, प्रसरण या प्रसरण गुणांक, इन चीजों को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें समांतर माध्य और माध्यिका को ज्ञात करना अच्छी तरीके से हमें पहले सीखना होगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज इसी समांतर माध्य और माध्यिका पर ही डिपेंड करते हैं। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए जब पदों की संख्या विषम होगी तब माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, n+1 अपान 2वां पद, और जब पदों की संख्या सम होगी तब माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, n अपान 2वां पद प्लस n अपान 2 प्लस 1वां पद, और सबके बटे में 2। तो चूंकि यहाँ पर जो पदों की संख्या है वह है 7 और 7 एक विषम संख्या है, इसलिए हमें यह सूत्र यूज करना होगा n+1 अपान 2वां पद।
तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए माध्यिका बराबर, तो n का मान है 7, तो यहाँ पर n की जगह पर लिखेंगे 7 प्लस 1 और बटे में है 2 और आगे है वहाँ पद। तो अब हमें 7 में 1 जोड़कर फिर जितना आएगा उसका आधा करना होगा। तो 7 और 1 होता है 8 और 8 का जब हम आधा करेंगे मतलब जब 2 से भाग कराएंगे तो रह जाएगा 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 4वां पद। तो अब जो हमने आरोही क्रम में इन आंकड़ों को लिखे थे तो अब हमें इसमें चौथा पद देखना है कि कितना है। तो 1 2 3 4, तो चौथा पद है 19। तो इसकी जो माध्यिका आएगी वह आएगी 19। तो इसकी माध्यिका का आंसर आ जाएगा 19। तो अब देख लेते हैं कि जब पदों की संख्या सम हो तब हम यह वाला सूत्र कैसे यूज करेंगे। तो इसी में यदि एक संख्या बढ़ा लें, चूंकि ये पद है 7, और यदि इसी में एक संख्या और बढ़ा लें, जैसे यहाँ पर एक संख्या बढ़ा लिया हमने 26, ठीक है, तो आरोही क्रम में भी 26 यहाँ पर आएगा। तो अब चूंकि जो पदों की संख्या है वह है 8 और 8 एक सम संख्या है, तो लिखेंगे माध्यिका बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और सबके बटे में 2। तो चूंकि n का मान है 8, तो इस n की जगह पर लिखेंगे 8 बटे में 2वां पद, फिर प्लस n/2 मतलब 8 बटा 2 और प्लस में है 1वां पद और सबके बटे में है 2। तो 8 का जब हम आधा करेंगे तो रह जाएगा 4। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि यदि यहाँ पर 5 आएगा तो यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा तो यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा तो यहाँ पर 11 आएगा, मतलब जितना यहाँ पर आएगा उससे एक ज्यादा यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो 8 का आधा करेंगे तो रह जाएगा 4, मतलब चौथा पद। तो यह हो जाएगा 5वां पद, क्योंकि देखिए जब 8 का आधा करेंगे तो 4 रह जाएगा, फिर 4 में हमें 1 जोड़ देना है तो हो जाएगा 5। लिखेंगे चौथा पद यानी 4वां पद प्लस 5वां पद और सबके बटे में है 2। तो अब हमें 4वां पद देखना है। तो 4वां पद यहाँ पर है 19, 1 2 3 4 19 है और 5वां पद है 20। तो इस 4वें पद की जगह पर लिखेंगे 19 और 5वें पद की जगह पर लिखेंगे 20। तो यह हो जाएगा 19 प्लस 20 बटे 2। तो अब हमें 19 और 20 को जोड़कर इसका आधा करना होगा। तो 19 और 20 हो जाएगा 39 और 39 का जब हम आधा करेंगे तो यह हो जाएगा 19.5 मतलब 19.5। तो इस प्रकार से जब आंकड़े बिखरे हुए होंगे तब हमने सीखा कि समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं और माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए जब इस प्रकार से आंकड़े होते हैं और उसका हमें बहुलक ज्ञात करना होता है तब हम देखते हैं कि वह कौन सी संख्या है जो इन पदों में सबसे ज्यादा बार आई है। तो चूंकि इन संख्याओं में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 2 या 2 से अधिक बार आई हो। तो जैसे यदि यहाँ पर हम 20 ले लें और यहाँ पर 15 ले लें, फिर से 21 ले लें, 20 ले लें, तो अब देखिए क्योंकि 20 आई है 3 बार तो इसका जो बहुलक होगा वह हो जाएगा 20। तो सबसे आसान होता है बहुलक ज्ञात करना, लेकिन यही आंकड़े वर्ग अंतराल में होते और सारणी में होते तब बहुलक हम सूत्र के माध्यम से ज्ञात करते। ठीक है, अब देखते हैं कि यही आंकड़े जब सारणी में होंगे तब हम समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, मानक विचलन गुणांक, प्रसरण और प्रसरण गुणांक किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पेपर में हमारे पास इस प्रकार से सारणी बन के आएगी। इस पद की जगह पर और बारंबारता की जगह पर कुछ भी हो सकता है। तो जो ये पद है तो इसको हम x मानेंगे और जो बारंबारता है इसको हम f मानेंगे। ठीक है, तो पेपर में दी हुई उस क्षैतिज सारणी को हम इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर सारणी में लिख लेंगे। अब देखिए जब हमारे पास यहाँ पद दिए हो और बारंबारता दी हुई हो तब माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम इन्हीं सूत्रों का ही यूज करेंगे, सम और विषम वाले सूत्र। अर्थात यह वर्ग में ना दिया हो, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, या वर्ग में कुछ और हो जैसे 25 से 35। मतलब जब हमारी सारणी वर्ग के रूप में होगी तब माध्यिका ज्ञात करने का दूसरा सूत्र है।
और बहुलक ज्ञात करने के लिए जब इस प्रकार की सारणी होगी तब हमें देखना है कि सबसे बड़ी बारंबारता किसकी है। तो चूंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ी बारंबारता है वह है 11 और 11 किसकी बारंबारता है 15 की, अर्थात जो इसका बहुलक होगा वह हो जाएगा 15। लेकिन सारणी यदि हमारी वर्ग अंतराल में होगी तब बहुलक ज्ञात करने के लिए हम सूत्र का यूज करेंगे, जो कि अभी आगे सीखेंगे जब वर्ग अंतराल वाली सारणी का यूज करेंगे। तो सारणी से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वो है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, मतलब एफ और एक्स की जो गुणा कराएंगे फिर हमें उसका योग निकालना पड़ेगा और उसी योग को हम बारंबारता के योग से भाग कर देंगे, तब हमें समांतर माध्य पता चल जाएगा। और यदि लगता है कि एफ और एक्स की गुणा कराना कठिन है, मतलब संख्याएं यदि बड़ी हैं, तब समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम यह सूत्र यूज कर सकते हैं ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। यह सूत्र जब यूज करेंगे जब हमारे पास संख्याएं बड़ी होंगी या एक्स हमारा दशमलव में हो, जैसे 9.5, 10.5 इस प्रकार से, तब हम इस सूत्र का यूज करेंगे ताकि यह दशमलव भी गायब हो जाए और हमारे पास संख्याएं भी छोटी पड़ जाएं। तो जो यहाँ पर पद है यही हमारा है एक्स और जो ये बारंबारता है यह है एफ और एक्स से ही यह डी बना है और यू बना है, मतलब सारणी में हमारे पास एक्स और एफ का होना अति आवश्यक है। तो चूंकि यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो छोटी हैं जिनकी गुणा कराना आसान है, तो हम इसी सूत्र का यूज करेंगे, अर्थात एफ और एक्स की हमें गुणा कराना होगा। तो गुणा कराने के लिए हमें एक कॉलम और बढ़ाना पड़ेगा। तो चूंकि हम एफ और एक्स की गुणा कराएंगे इसलिए यहाँ पर लिख दें एफ इंटू एक्स। तो 10 नवा हो जाएगा 90, 11 सती 77, 12 छंग 72, 13 तिया 39, 14 चक्कू 56, 15 11 की जब गुणा कराएंगे तो 165, 16 पंचे 80। अब चूंकि सूत्र में है सिग्मा एफ एक्स, मतलब एफ और एक्स का योग, तो एफ एक्स में जो ये संख्याएं आई हैं अब हमें इसका योग करना होगा। तो योग करने के लिए हमें नीचे एक कॉलम बढ़ाना पड़ेगा योग के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे योग और चूंकि हमें सिग्मा एफ की भी जरूरत है क्योंकि सूत्र में सिग्मा एफ भी होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ और जितना इसका योग आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स और इसका जो योग आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे। तो इस एफ वाले कॉलम को जब हम जोड़ेंगे, अर्थात इन संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 45 और इन संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 579। तो लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, तो सिग्मा एफ एक्स का मान आया है 579 अपान सिग्मा एफ का मान आया है 45। तो इन मानों को रखने के बाद नीचे वाली संख्या से हमें ऊपर वाली संख्या में भाग देना होगा, ठीक है। तो 45 से हमें 579 में भाग कराना होगा। तो 45 सकम 45 हो जाएगा, घटाने पर मिलेगा हमें 2 1 12। अब 9 उतार लेंगे तो 45 दूनी 90, घटाएंगे तो 39 बचा, डेसिमल लगाकर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। अब ले जाएंगे 45 80 जो कि हो जाएगा 8 पंचे 40 हासिल 4, 8 चक्कू 32 और 4 36। तो बचेगा 0 3 30 बचेगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक तो होने ही चाहिए। तो चूंकि अभी दशमलव के बाद एक ही अंक आया है तो एक अंक और बढ़ा लें, तो 80 बार ज्यादा हो जाएगा और 70 बार भी ज्यादा हो जाएगा, तो ले जाएंगे 56 बार। तो ये हमारा हो जाएगा समांतर माध्य का आंसर जो कि है 12.86। अब इसी सारणी की सहायता से हम माध्यिका निकालना सीखेंगे और बहुलक तो हम जान ही चुके हैं। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए अब हमें निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता इसी सारणी से, ठीक है। तो यदि प्रश्न ने हमसे समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक पूछा है तो हम चाहे तो एक ही सारणी में जिसकी जिसकी जरूरत है वह कॉलम बढ़ाकर एक ही सारणी से हम सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं और चाहे तो समांतर माध्य के लिए अलग सारणी, माध्यिका के लिए अलग सारणी और बहुलक के लिए अलग सारणी भी बना सकते हैं। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए अब हमें जरूरत पड़ेगी संचयी बारंबारता की। तो संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम एक कॉलम और बढ़ाएंगे। तो जो संचयी बारंबारता होती है उसे हम कैपिटल एफ भी लिख सकते हैं या सी एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सी एफ लिख रहे हैं। अब देखिए संचयी बारंबारता हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो चूंकि हम संचयी बारंबारता से ही ज्ञात करेंगे, तो बारंबारता में जो पहली संख्या है जो कि है 9, तो वह 9 का 9 रहेगा। फिर इस 9 में हम तिरछा जोड़ते हुए चलते रहेंगे,
जैसे 9 में हमें 7 जोड़ना है तो 9 और 7 हो जाएगा 16। फिर 16 में हमें 6 जोड़ना है तो 16 6 22। फिर 22 में हमें 3 जोड़ना है तो 22 3 25। फिर 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29। फिर 29 में 11 जोड़ेंगे तो 40। फिर 40 में 5 जोड़ेंगे तो 45। अब देखिए हमने संचयी बारंबारता सही से निकाली है या नहीं, इसकी पहचान यह है कि जो बारंबारता का योग होगा वही संचयी बारंबारता के लास्ट पद में आएगा। ठीक है, तो देखिए संचयी बारंबारता के लास्ट पंक्ति में आया है 45 और जो बारंबारता का योग है वह भी है 45। इसका मतलब हमारी संचयी बारंबारता सही निकली है। तो चूंकि बारंबारता को जब जोड़ा गया तो हमें प्राप्त हुआ 45। इसका मतलब जो n है वह है 45 और 45 एक विषम संख्या है, इसलिए हम विषम वाला सूत्र लगाएंगे जो कि होता है n+1/2वां पद। तो चूंकि n का मान है 45 तो यह हो जाएगा 45 प्लस 1/2। तो 45 और 1 हो जाएगा 46 और 46 का जब आधा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 23। तो यहाँ पर लिखेंगे 23वां पद। तो अब देखिए हम 23वां पद कैसे पता करेंगे कि इसमें से 23वां पद कौन सा है। तो 23वां पद हम इस संचयी बारंबारता में देखेंगे। हमें देखना है कि 23 से बड़ी कौन सी संख्या हो। 23 से जस्ट बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि 23 से बड़ी तो 45 भी है, 40 भी है, 29 भी है, 25 भी है। तो हमें तुरंत बाद वाली बड़ी संख्या देखनी है कि कौन सी है। तो 23 से बड़ी संख्या यहाँ पर है 25। तो 25 के सामने जो x है वह है 13। इसका मतलब 23वां पद हो जाएगा 13 और 13 ही हमारी माध्यिका हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो जब सारणी हमारी इस प्रकार से हो तब हमने समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना सीख लिया है। अब हम सीखेंगे यही सारणी वर्ग अंतराल में होती तब हम समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे। तो अब देखिए जब इस प्रकार की सरणी हमारे पास हो, मतलब यहाँ पर वर्ग हो और बारंबारता हो, तब हम माध्यिका और बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछली सरणी में सीखा था कि हमारे पास f और x का होना अति आवश्यक है, तभी हम इन चीजों को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास f तो है, क्योंकि जो बारंबारता होता है वही f होता है। तो ये तो हमारे पास है f। तो चूंकि हमारे पास x नहीं है, देखिए बहुलक तो हम बिना x की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं, माध्यिका को भी हम बिना x की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास x होना जरूरी है। तो x हम इस वर्ग से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जो हमारे पास ये निम्न सीमा और उच्च सीमा है, जो 10 से 20 है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इन्हीं से हम x निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर उसका आधा करेंगे। जैसे 10 और 20 इसको पहले जोड़कर फिर इसका आधा करेंगे, मतलब 10 और 20 30 हो जाएगा, फिर 30 का आधा करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो 15 हो जाएगा x। और जो हमने जोड़कर आधा किया है उसको बोलते हैं मध्यमान, और मध्यमान ही x कहलाता है। तो हमें क्या करना है कि जो पहली लाइन में है इनको जोड़कर पहले आधा कर लेंगे, जो कि आएगा 15। अब देखिए, तो चूंकि वर्ग अंतराल में जो अंतर है वह है 10 का अंतर। 60 में से 50 घटाएंगे 10 बचेगा, 50 में से 40 घटाएंगे 10 बचेगा, इसी प्रकार 20 में से 10 घटाएंगे 10 बचेगा। तो जो 10 का अंतर आ रहा है, तो जो यह 15 आया है इसमें हम 10-10 जोड़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं, या हम जोड़कर आधा कर लेंगे तब भी वही आएगा, और यदि हम इसमें 10-10 बढ़ाते जाएंगे तब भी वही आएगा। ठीक है, तो 15 में 10 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, फिर 25 में 10 जोड़ेंगे 35 हो जाएगा, 35 में 10 जोड़ेंगे 45 हो जाएगा, 45 में 10 जोड़ेंगे 55 हो जाएगा। ठीक है, या इस प्रकार से भी देख लीजिए कि जब 50 और 60 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, और जब 110 का आधा करेंगे तो 55 हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे तो हम जोड़कर आधा करें, या जितने का अंतर है वही हम पहले वाली लाइन का मध्यमान निकाल कर हम इसमें जोड़ते हुए इस प्रकार से रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास f तो है ही और हमने x भी पता कर लिया। अब हम चाहे तो यह सूत्र लगा लें समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए, सिग्मा fx अपान सिग्मा f। तो चूंकि ये संख्याएं ज्यादा बड़ी नहीं है, इनकी गुणा आसानी से की जा सकती है, तो हम इस सूत्र से भी समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। और यदि हम चाहते हैं कि इन संख्याओं को और छोटा कर लिया जाए ताकि गुणा भाग और भी सरल हो सके, तब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यह x है, जो बीच की संख्या है, जैसे इस समय जो बीच की संख्या है वह है 35, तो 35 को हम a मानेंगे। ठीक है, जैसे देखिए 35 के नीचे भी दो संख्याएं हैं और 35 के ऊपर भी दो संख्याएं हैं, तो 35 को हमने
ए मान लिया, ए को हम कल्पित माध्य बोलते हैं। और जैसे यहाँ पर 6 संख्याएं हो जाती, जैसे 55 के नीचे एक संख्या और होती 65, ठीक है, तब बीच में हमारी 2 संख्याएं हो जाती 35 और 45। तो 35 और 45 में से हम किसी को भी ए मान सकते हैं। तो यदि इस प्रकार की सारणी हो जैसे बीच में 2 संख्याएं हों, तब हम उन 2 संख्याओं में से किसी को भी ए मान सकते हैं। अब देखिए, ए मानने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमने यह 35 माना है ए, यही संख्या हम प्रत्येक x में से घटाएंगे, जो कि यह बनेगा d। तो यहाँ पर लिख सकते हैं d बराबर x माइनस ए। तो एक कॉलम हमारा यह बढ़ जाएगा। तो अब देखिए, x में से a कैसे घटाएंगे, क्योंकि हमें 15 में से 35 घटाना है, 25 में से 35 घटाना है, और एक बार 35 में से भी 35 घटाना है, फिर 45 में से 35 घटाना है, और फिर 55 में से 35 घटाना है। तो देखिए, जब हम 15 में से 35 घटाएंगे, तो चूंकि बड़ी संख्या माइनस की 35 है, तो घटाने पर हमें माइनस का 20 प्राप्त होगा। इसी प्रकार जब 25 में से 35 घटाएंगे, क्योंकि 35 बड़ी संख्या माइनस की है, इसलिए इसका भी मान माइनस में ही आएगा, जो कि आएगा माइनस का 10। फिर इसी प्रकार 35 में से 35 घटाएंगे तो 0 आएगा, फिर 45 में से 35 घटाएंगे तो 10 आएगा, फिर 55 में से 35 घटाएंगे तो 20 आएगा। तो या तो यह तरीका आजमाइए कि सभी में से हमें 35 घटाना है, या एक तरीका यह है कि हमें घटाना ना पड़े, डायरेक्ट हम किस प्रकार से संख्याओं को लिख सकते हैं। तो देखिए, क्योंकि एक बार हमें 35 में से भी 35 घटाना है, तो 35 में से 35 घटाने पर हमें 0 प्राप्त होगा। अब चूंकि इनके बीच का जो अंतर है वह 10 का अंतर है, तो हम ऊपर वाली जितनी भी संख्याएं होंगी हम 10-10 बढ़ाते हुए ऊपर की ओर चलते रहेंगे। लेकिन एक बात रहेगी कि यहाँ पर हमें माइनस का चिन्ह रखना होगा, लेकिन नीचे वाली संख्याओं में हमें माइनस का चिन्ह नहीं रखना है, क्योंकि नीचे वाली संख्याएं बड़ी हैं 35 से और ऊपर वाली संख्याएं 35 से छोटी हैं, ठीक है। तो चूंकि इनके बीच में अंतर है 10 का, इसलिए हम 10-10 ऊपर बढ़ाते हुए चल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दें 10 और यहाँ पर लिख दें 20, आगे और संख्या ऊपर होती तो 30, फिर 40, फिर 50, इस प्रकार से हम ऊपर की ओर बढ़ सकते हैं। बट 0 से ऊपर वाली संख्याओं में हमें माइनस रखना होगा। जिस प्रकार से हमने 0 से ऊपर बढ़ाया 10-10, इसी प्रकार अब 0 से हम नीचे भी बढ़ाएंगे 10-10। तो यहाँ पर हो जाएगा 10, फिर 20, और नीचे संख्याएं होती तो 30, फिर 40, क्योंकि 10 का अंतर है। और यही यदि 5 का अंतर होता तो यहाँ पर माइनस का 5, माइनस का 10, माइनस का 15, माइनस का 20। तो इस प्रकार से हमने डी प्राप्त कर लिया। अब जैसे हम एफ और एक्स की गुणा कराते फिर उसका योग निकालते, इसी प्रकार अब हमें एफ और डी की गुणा कराना है, ठीक है। अब देखिए, जो यहाँ पर ये संख्याएं थी बड़ी थी, लेकिन डी निकालने के बाद ये देखिए संख्याएं छोटी पड़ गई हैं, जिनकी गुणा हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे 17 और 35 की गुणा कराते, अब हमें 17 और 0 की ही गुणा करानी है। 9 और 45 की गुणा कराते, लेकिन अब हमें 9 और 10 की ही गुणा करानी है, ठीक है। तो चूंकि अब हम f और d की गुणा कराएंगे, तो एक कॉलम यहाँ पर बढ़ाएंगे f इंटू डी का। तो ये है f वाली लाइन और ये है d वाली लाइन, तो इन दोनों की हमें गुणा करानी है। तो 11 और 20 की गुणा कराएंगे तो 11 दूनी 22 और 1 0, मतलब यह हो जाएगा 220, और चूंकि माइनस है इसलिए माइनस लगाएंगे, ठीक है। फिर 13.130, वो भी माइनस का। फिर 17 की गुणा 0 से तो 0, फिर 9.90, फिर 20 चक्को 80। तो अब हम f और d को जोड़ लें, तो यहाँ पर लिख दें सिग्मा एफ डी और यहाँ पर लिख दें योग, और चूंकि हमें सिग्मा एफ की भी जरूरत है तो यहाँ पर लिख दें सिग्मा एफ। तो ये हो जाएगा 1 और 3 4, 4 और 7 11, 11 और 9 20, 20 और 4 24, हासिल लगा 2 3 4 5, तो यह हो जाएगा 54। अब इसको जब जोड़ेंगे तो पहले माइनस माइनस वाली संख्या जोड़ लें, फिर प्लस प्लस वाली संख्या जोड़ लें, ठीक है। तो माइनस में यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, माइनस का 220, माइनस का 130, तो यह हो जाएगा
350, वो भी माइनस का, और प्लस वाली संख्याओं में 0, 9, 8, 17, 170। तो माइनस वाली संख्या अलग जोड़ेंगे और प्लस वाली संख्याएं अलग जोड़ेंगे। अब बड़े में से हमें छोटा घटा देना है और बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वही चिन्ह रखेंगे। तो चूंकि यहाँ पर बड़ी जो संख्या है वह है माइनस की, जो कि है 350, तो घटाने पर जितना भी आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, तो 0, 15 में से 7 गया 8 और 2 में से 1 गया 1, तो माइनस का 180 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दें माइनस का 180। अब समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए यह वाला सूत्र लगा लें। तो लिखेंगे समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। क्योंकि a को हमने 35 माना था तो इस a की जगह पर लिखेंगे 35, और a जो है इनसे अलग है। ठीक है, मतलब a हमारा इधर ही रहेगा, फिर प्लस लगाएंगे। सिग्मा एफ डी का मान है माइनस का 180 अपान सिग्मा एफ का मान है 54, तो यहाँ पर 54, फिर बराबर के नीचे ही बराबर 35। अब देखिए यहाँ पर जो भी चिन्ह आए वही यहाँ पर चिन्ह रखेंगे। तो चूंकि यहाँ पर माइनस आया है इसलिए हम माइनस रखेंगे, 180/54। अब इसको काट पीट लें। तो चूंकि ये दोनों संख्याएं 18 से कट जाएंगी, 18 कम 18 1 0 और 18 तिया 54, तो यह हो जाएगा 35 माइनस 10/3। अब नीचे वाले से ऊपर में भाग करा देंगे। तो 3 से जब हम 10 में भाग कराएंगे तो 3 तिहाई 9, 1 बचेगा, डेसिमल लगाकर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 तिहाई 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 तिहाई 9। तो जब हम 10 में 3 से भाग कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा 3.33। तो लिखेंगे बराबर 35 माइनस 3.33। अब 35 में से हमें 3.33 घटाना है। तो चूंकि 35 जो है यह दशमलव में नहीं है, तो पहले तो इसको दशमलव में बना लें, क्योंकि जो घटाने वाली संख्या है वह दशमलव में है। तो इसको भी दशमलव में बना लें। तो यहाँ पर लिखें दशमलव और दशमलव के बाद 0 लगा लें। ठीक है, और इसमें चूंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं इसलिए यहाँ पर 2 0 लगा लें। अब जब 3.33 लिखेंगे तो जो हमारा पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे ही होना चाहिए। ठीक है, अब पॉइंट के इधर वाली संख्या इधर लिखेंगे और पॉइंट के उधर वाली संख्या उधर लिखेंगे। तो पॉइंट के इधर 3 है और पॉइंट के उधर 3 है, तो इस प्रकार से घटा लेंगे। अब 10 में से 3 गया 7 बचेगा, 9 में से 3 गया 6 बचेगा, यहाँ 4 में से 3 गया 1 बचा और इधर बचा 3, तो यह हो जाएगा 31.67। तो बराबर 31.67, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। अब देखते हैं कि माध्यिका किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि पिछली सारणी में हमें CF निकालना पड़ा था, तो इसमें भी हमें CF ही निकालना पड़ेगा, तभी हम माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि माध्यिका ज्ञात करने के लिए सिर्फ हमें एक ही कॉलम बढ़ाना है, इसलिए चाहे तो इसको हटा सकते हैं या इसी में एक कॉलम और बढ़ाकर हम संचयी बारंबारता ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे CF। और पिछली सारणी में हम संचयी बारंबारता निकालना सीख चुके हैं कि बारंबारता में पहली जो संख्या होगी वह ज्यों के त्यों रख देंगे। जैसे 11 है तो 11 का 11 रहेगा, और फिर हम इस प्रकार से तिरछा जोड़ते हुए चलते रहेंगे। जैसे 11 में हमें 13 जोड़ना है तो यह हो जाएगा 24, फिर 24 में हमें 17 जोड़ना है तो यह हो जाएगा 41, फिर 41 में हमें 9 जोड़ना है तो यह हो जाएगा 50, और फिर 50 में हमें 4 जोड़ना होगा तो यह हो जाएगा 54। और पहचान भी हम जान चुके थे कि संचयी बारंबारता के लास्ट पंक्ति में वही आएगा जितना कि F का योग होगा। तो यहाँ पर इसका योग भी 54 है और संचयी बारंबारता की जो अंतिम लाइन है उसमें भी 54 है। इसका मतलब संचयी बारंबारता सही निकली है। ठीक है, तो संचयी बारंबारता निकालने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास n कितना है। तो n यहाँ पर है 54। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जब पिछली सारणी में यहाँ पर वर्ग अंतराल में नहीं होता था, सिर्फ पद दिया होता था, मतलब x दिया होता था, तब हम सम और विषम वाला ही सूत्र लगाकर माध्यिका पता कर लेते थे। लेकिन वर्ग अंतराल में ऐसा नहीं है। वर्ग अंतराल में हमें n का पहले आधा करना होता है। तो यहाँ पर हम n का आधा करेंगे, तो n है 54 और 54 का आधा करेंगे तो 54 का आधा 27 हो जाएगा। अब हमें देखना है 27 संचयी बारंबारता के किस कॉलम में है। तो यहाँ पर देखिए 27 से बड़ी कौन सी संख्या है, 41। तो 41 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल है वह है 30 से 40। तो यहाँ पर लिख दें जो कि यह वर्ग 30 से 40 में है।
और जब वर्ग अंतराल में नहीं होता था तो 54 आता था, और 54 एक सम संख्या है तो सम वाला सूत्र लगाकर हम माध्यिका पता कर लेते। लेकिन वर्ग अंतराल होने की वजह से हम पहले 54 का आधा करेंगे तो 27 आएगा, और 27 41 में जाएगा, तो 41 के सामने जो वर्ग अंतराल है वह है 30 से 40, तो यहाँ पर लिख भी देंगे जो कि यह वर्ग 30 से 40 में है। अब चूंकि माध्यिका में हमें L की जरूरत है, n/2 की जरूरत है जो कि 27 आया है, CF की जरूरत है, F की जरूरत है और I की जरूरत है। तो ये सब कुछ चीज हम कैसे ज्ञात करेंगे, अब यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए L क्या होगा, तो L बराबर जो यहाँ पर वर्ग अंतराल आया है 30 से 40, तो यहाँ पर जो निम्न सीमा है, मतलब जो यहाँ पर 30 है, यही है हमारा L, और 30 और 40 के बीच में जितने का अंतर है वही हो जाएगा I। तो 30 और 40 के बीच में 10 का अंतर है तो 10 हो जाएगा I, क्योंकि 40 में से 30 घटाएंगे 10 बचेगा। और हमें CF की भी जरूरत है, तो देखिए जिस वर्ग को हमने लिया था वह था 41 के सामने, और 41 के अनुसार ही हमने यह वर्ग लिया था, तो इसके ऊपर वाली जो संचयी बारंबारता है वही हमारा CF होगा। तो इसके ऊपर है 24, तो 24 हो जाएगा CF। तो यहाँ पर लिखेंगे CF बराबर 24, और आता है सूत्र में F, तो F जो 41 के सामने वाली संख्या है वही है F, तो 41 के सामने है 17, तो F हो जाएगा 17। अब माध्यिका का सूत्र लगाकर उसमें ये सभी मान रखकर इसको हल कर लेंगे, जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपान स्मॉल f और इंटू I। अब सबके मान रख दें, तो L का मान है 30 प्लस, तो n/2 का मान है 27, तो इस n/2 की जगह पर लिखेंगे 27 माइनस CF का मान है 24 अपान, और इस F का मान है 17, तो यहाँ पर 17 लिखेंगे, गुणे I का मान है 10, तो 10, तो बराबर 30 ऐसे ही रखा रहने दें और पहले इसको हल कर लें। तो 27 में से 24 घटाएंगे 3 बचेगा, बटे में है 17, फिर गुणे में है 10। तो चाहे तो हम इसकी डायरेक्ट गुणा करा लें 3 और 10 की, तो 3 और 10 की गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 30, तो चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट 30 भी लिख सकते हैं। अब 17 से हम 30 में भाग कराएंगे, क्योंकि नीचे वाली संख्या से हमें ऊपर वाली संख्या में भाग कराना होता है। तो 17 दूनी ज्यादा हो जाएगा, तो 17 कम 17 घटाने पर 3 बचेगा, और इधर 2 में से 1 गया 1, 13 बचेगा। डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो यह हो जाएगा 1.76, तो बराबर 30 प्लस 1.76। अब 30 में हमें 1.76 जोड़ देना होगा, तो 30 चूंकि यह दशमलव वाली संख्या है तो इसको भी दशमलव में बना लें, और यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव ही रहेगा, दशमलव के इधर वाली संख्या इधर और दशमलव के उधर वाली संख्या उधर लिखेंगे। अब इसको जोड़ लें तो 6, 7 और 30 में 1 जोड़ेंगे तो 31, तो यह हो जाएगा 31.76, और यही हो जाएगा माध्यिका का आंसर। तो इस प्रकार से हम माध्यिका ज्ञात कर लेंगे। अब ज्ञात करेंगे हम बहुलक, और बहुलक में हमें इस संचयी बारंबारता की भी जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब जो हमारे पास यह वर्ग अंतराल और बारंबारता जो दिया है इसी से हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। तो अब देखिए बहुलक के लिए हमें देखना है कि सबसे बड़ी बारंबारता क्या है। तो चूंकि जो यहाँ पर सबसे बड़ी बारंबारता है वह है 17, तो देखिए जो सबसे बड़ी बारंबारता है वह है F1, और F1 से ऊपर होता है F0 और F1 के नीचे F2 होता है, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं 0, 1, 2, मतलब यह एक गिनती की तरह काम करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 0, 1, 2, बस इतना ध्यान रखना है कि जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसको F1 मानेंगे, और इसके ऊपर वाले F को F0 मानेंगे, और F1 के नीचे वाले F को F2 मानेंगे, ठीक है। और चूंकि जो सबसे बड़ी बारंबारता है और उसी के वर्ग अंतराल में जो निम्न सीमा होगी वही हमारा L हो जाएगा, तो L भी यहाँ पर 30 ही रहेगा। तो लिखेंगे चूंकि सबसे बड़ी बारंबारता 17 है इसलिए F1 हो जाएगा 17, F0 हो जाएगा 13, F2 हो जाएगा 9, L हो जाएगा 30, और इनके बीच का जो अंतर है 30 और 40 के वह है 10, तो I हो जाएगा 10, ठीक है। अब इस सूत्र में सबके मान रखकर हम बहुलक पता कर सकते हैं, तो लिखेंगे बहुलक बराबर,
तो सबके मान रखें तो L का मान है 30, तो 30 प्लस F1 का मान है 17 माइनस F0 का मान है 13 अपान 2, F1 का मान 17 माइनस F0 का मान 13 और माइनस F2 का मान 9 और गुणे में I का मान 10। तो 30 को ज्यों का त्यों रखे रहने दें अभी, और प्लस 17 में से 13 घटाएंगे 4 बचेगा, और चाहे तो 10 से गुणा भी करा लें तो 10 चक्कू 40 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में है 17 दूनी 34, तो 34 तो यह हो जाएगा जब 17 दो की गुणा कराएंगे, और चूंकि ये दोनों संख्याएं माइनस की हैं, माइनस का 13 माइनस का 9, तो इनको तो जोड़ लेंगे जो कि हो जाएगा 22। तो 22 हम इसमें से घटा देंगे, 34 में से 12 बचेगा, तो बटे में यहाँ रख दें 12। अब इसको काट पीट लें क्योंकि दोनों ये संख्याएं 4 से कट जाएंगी, तो 4 से काट लें, तो 4 तिया 12 और 4 दशमलव 40, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 10 बटा 3। अब जब हम 3 से 10 में भाग कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा 3.33, तो 30 में हमें 3.33 जोड़ना है, तो 30 और 3 33 हो जाएगा 0.33, तो बहुलक का आंसर यह हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम तीनों प्रकार के सवालों से समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना सीख चुके हैं। मतलब समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक 3 प्रकार से पूछा जा सकता है, जिनको हम सीख चुके हैं। अब रह गई बात मानक विचलन और मानक विचलन गुणांक, प्रसरण और प्रसरण गुणांक। इसको हम अगले वीडियो में सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि यह वीडियो काफी बड़ा हो चुका है।